वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल कैडेट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करने वाले हैं, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे इसमें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनका क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आने के कारण वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसमें, और एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को एक साथ जब पढ़ते हैं इसमें तो उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हमेशा ही इस सब्जेक्ट से अपने आप को डिफ़र कर लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम का एक काफ़ी प्रॉफिटेबल टॉपिक है और इंडिस्पेंसिबल भी है। इंडिस्पेंसिबल का अर्थ होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आना है इसको। अगर इस सेक्शन को हम अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आप जो है इसके अच्छे स्कोरिंग्स को अचीव कर लेंगे इसमें। तो आज का हमारा सेगमेंट इस टॉपिक पर बना हुआ है, जो कि जनरली आप देखेंगे इसमें मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में आपको ये कंसेप्ट कभी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ हिस्ट्री मिलेगी सल्तनत एरा से, और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि सल्तनत एरा आया कहाँ से। तो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लेता हूँ मैं, हिस्ट्री की शुरुआत और हिस्ट्री को कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है। हिस्ट्री वर्ड जो है आपका क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट्स पढ़ने को कहते हैं, यानी इतिहास, इति प्लस हास से बना है, ऐसा ही हुआ इवेंट्स को पढ़ने को इतिहास कहते हैं। ये चीज़ों को बहुत ही कॉमनली सभी लोग जानते हैं इसमें। तो इस इवेंट के आधार पर जो है भारतीय इतिहास को 3 समूहों में बांटा जाता है। ये बांटने का तरीका हमने अपनी सुविधा पे रखा हुआ है। इसको कभी भी इतिहास ने नहीं बांटा है, क्योंकि पानी को हम बांट नहीं सकते हैं, समय को बांट नहीं सकते हैं। तो इतिहास भी एक क्रम है और इसको हमने सुविधा के अनुसार रखा हुआ है। इस सुविधा को सबसे अच्छे से हमने जब डिराइव किया है इसमें समझने के लिए, तो इसके रूलिंग पैटर्न के ग्राउंड पर इसको अच्छे से समझा गया है। तो भारतीय इतिहास का जो प्राचीन भाग है उसमें प्राचीन शासकों के द्वारा भारत पर रूल किया गया, यानी भारत की टेरिटरी को इंडियन रूलर्स ने रूल किया। और जब इसी टेरिटरी पर सेंट्रल एशिया के इस्लामिक रूलर्स ने आकर रूल किया तो उसको मध्यकालीन कहते हैं। और आधुनिक काल में यूरोप के शासक आए और यहाँ पर रहे नहीं वो, उन्होंने इसका सिर्फ उपनिवेशवाद के रूप में, यानी उसको एक फ्यूडलिज्म के रूप में रखा। ये रहने मूल रूप से ये यूरोप के थे और यहाँ पर सिर्फ वो शासन करने के लिए आकर और यहाँ से प्रॉफिट लेकर चले जाते थे। तो रूलिंग पैटर्न के आधार पर इतिहास के 3 भाग हैं। पहला भाग प्राचीन भारत, भारतीय रूलर यही ज़मीन पर रहकर शासन किया। दूसरा है मध्यकालीन भारत, इस्लामिक रूलर्स आए, भारत में यहीं पर रहे और उन्होंने शासन किया। रिलीजन का चेंज हो गया इसमें। आधुनिक भारत, भारत में रहने वाले जो रूलर्स हैं वो भारत में रहे नहीं, उन्होंने सिर्फ इसको अपने उपनिवेश के लिए, अपने पैसे के कमाने के लिए, अपने व्यापार के लिए सिर्फ प्रयोग किया। तो ये 3 अलग अलग रूल पैटर्न के आधार पर भारत को हमने समझने के लिए बांटा हुआ। आज का लेक्चर क्लास है हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। मेडाइवल हिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। मेडाइवल हिस्ट्री का हमारा बेसिक कंसेप्ट कैसे शुरू करें, यानी एंशिएंट से मेडाइवल में कैसे पहुंचा गया है ये, यानी कि एंशिएंट के प्राचीन भारत के अपने रूलर्स कैसे रिप्लेस हुए, यहाँ पर ये फोकस्ड। इसको मैंने जो है बहुत अच्छे से समझने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। और एग्ज़ाम के इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस माने जाते हैं, और मैंने इसको इसलिए बहुत अच्छे से लिखा हुआ जिसको मैं बीच बीच में समझाता हूँ। तो सबसे पहला है एन इंट्रोडक्शन, दूसरा है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या स्रोत क्या है हमारे इस जानकारी के, बैकग्राउंड क्या है मेडाइवल हिस्ट्री का इसमें, और गजनी और गौर अम्पायर के बारे में, गजनी साम्राज्य और गौर साम्राज्य के बारे में बात करें, क्योंकि उसके बाद तो सल्तनत युग और मुगल युग तो आ ही गया था, जिसके रूल्स हमेशा ही बहुत आसान सा पैटर्न रहता है। तो ये बैकग्राउंड को पहले बहुत अच्छे से समझ जाए। इस बैकग्राउंड को समझाने के लिए हमें एशिया का एक मैप का ज़रूरत होगा। एशिया का मैप देखिए ये यहाँ पर बना हुआ है। मैंने हमेशा ही जब भी इस सेगमेंट को मैं डील करता हूँ तो एक बात बताता हूँ आपको कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू कैंडिडेट्स को बताते हैं इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उनको लगता है कि ये बहुत बढ़िया है मैप, अच्छा लग रहा है इसमें। लेकिन ये वाला मैप जो है बहुत ही लॉजिकल है इसमें। ये आपके अप्रोच को डिसाइड करता नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, ये मेरे को समझ में आ रहा है, ये तो बहुत बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा मैप आप बना नहीं पाएंगे ना, तो नहीं बना पाते तो आपके ब्रेन में ये रिटेन नहीं हो पाता। तो इसलिए कोशिश करें कि आप मैप को अपने साथ ज़रूर बनाएं जब नोट्स बनाते हैं तो आप। तो मैंने ये वाला मैप जो है इसका रेप्लिका यहाँ पर बना रखा है। यही मैप है, ये एशिया का मैप है, जिसको आप एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। इस मैप के तहत हमें कुछ ही जगहों पर ध्यान रखना है इसमें। नंबर 1 इंडिया, आप जानते होंगे इसमें, अफ़गानिस्तान, टर्की, तुर्की जिसको कहते हैं, और सऊदी अरेबिया, ये एशिया के मैप में यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। और एक और जगह है बगदाद को भी देख लें इसमें। इतने ही जगहों को, सऊदी अरेबिया, तुर्की, अफ़गानिस्तान, बगदाद और भारत, बस इतने ही जगहों को बात करना है इसमें। एक एक कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे मैप से रिलेटेड जो है ये कंसेप्ट जो है इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा हमें।
तो हम शुरुआत करते हैं कि हमारा मेडाइवल हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुआ। मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत में सबसे पहले मैंने बताया कि भारत में रूल पैटर्न का चेंज होना मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत है। इंडियन रूलर्स को रिप्लेस किया है सेंट्रल एशिया के इस्लामिक रूलर्स ने। यहाँ पर धर्म के साथ यहाँ पर रूल चेंज होना, रूल पैटर्न का चेंज होना बताता है, इसलिए मैंने इस्लामिक वर्ड का यूज़ किया है इसमें। तो सेंट्रल एशिया के जब रूलर्स भारत में आ गए तब उस रूल पैटर्न को इस्लामिक रूलर कहा। तो ये एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है जो कि आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को देखते हैं जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बने ही बने हैं इसमें, तो आप इसको बहुत ध्यान से लिखेंगे और लिख भी लेंगे इसको। सबसे पहला चचनामा। चचनामा नामक किताब जो है जिसको अली अहमद ने लिखा है। चचनामा बुक इज़ रिटन बाय अली अहमद। अली अहमद ने ये वाली किताब जो है सिंध पर अरबों के आक्रमण के आधार पर लिखा है। सिंध भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है जो अभी पाकिस्तान के रीजन में आता है। जब उस पर अरब ने हमला किया, देखिए अरब का हमला स्टार्ट हो रहा है भारत पर 712 AD में। मैंने इस डेट को भी लिखा वहाँ पर, देखेंगे इसमें 712 AD में सिंध पर, भारत का उत्तर पश्चिमी भाग पर, भारत के इस भाग पर जो पाकिस्तान में है, जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम का हमला होता है इसमें, तो यहाँ से भी कुछ लोग मानते हैं कि मेडाइवल की शुरुआत है, लेकिन एक्चुअली में ये मेडाइवल की शुरुआत बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम सिर्फ कंसेप्ट लेके चलेंगे अभी। तो चचनामा नामक किताब जिसको अली अहमद ने लिखा है, और इस किताब में इन्वेजन ऑफ अरब्स ऑन सिंध, यानी कि अरबों का आक्रमण हुआ है। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? वह एक अरब से आने वाला आक्रमणकारी था, वो प्लंडरर था जिसने कि सिंध पर हमला किया। अच्छा, ये सिंध पर हमले के लिए कुछ रीज़न बताए जाते हैं, उसमें एक रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला तो उसका रीज़न था अपने धर्म का प्रचार, इस्लाम का प्रचार करना उसका सबसे मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा एक और भी रीज़न बताया जाता है इसमें। हम देख रहे हैं भारत के नक्शे में श्रीलंका से लेकर अरब की ओर एक जहाज़ जा रहा था, व्यापारिक जहाज़ जा रहा था, और इस व्यापारिक जहाज़ को सिंध के शासक दाहिर ने उस जहाज़ को लूट लिया। और इसको लूटने के कारण अरब के शासकों ने दाहिर को सबक सिखाने के लिए उस पर हमले की योजना बनाई। एक तो थ्योरी ये है हमारी, और दूसरी थ्योरी ये है कि इस्लाम के प्रचार के कारण, क्योंकि भारत का पूरा क्षेत्र जो था, मध्य एशिया में तो इस्लाम स्थापित हो चुका था, अब ये भारत के जो क्षेत्र थे, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थे, वहाँ तक इस्लाम का प्रचार करना और वहाँ से संपत्ति एकत्रित करना। तो इसलिए भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में हमला होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 712 में इस्लामिक हमला जो होता है इसमें, क्योंकि इस्लाम का प्रचार होता है इसलिए ये इस्लामिक हमला इसको मान सकते हैं इसमें। अब हम कुछ जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसमें हम सबसे पहले चचनामा को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किताबुल हिंद, किताबुल यामिनी उत्तबी नामक इतिहासकार ने लिखा है। उत्तबी, UTTBI, उत्तबी नामक इतिहासकार ने लिखा है। नंबर 3 तहकीक हिंद अल बरूनी नामक लिखा है, जो महमूद गजनवी के इतिहास की जानकारी देता है। तहकीक हिंद अल बरूनी ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। ये चारों किताब जो है इस समय के बैकग्राउंड की पूरी जानकारी बताते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम में सुना होगा आपको। तो ये सारे सेगमेंट के साथ हमने इन्फॉर्मेशन कैरी किया है। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड में कि कैसे ही हमले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है हमारा। तो हमारे इसमें बैकग्राउंड ऑफ मेडाइवल पीरियड, यानी कि पृष्ठभूमि क्या है हमारे भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत की। तो पृष्ठभूमि में हम जब जाएंगे इसमें, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा इसमें कि इसकी शुरुआत करेंगे इस्लाम की स्थापना के साथ। तो सेंट्रल एशिया में, सऊदी अरेबिया में, जैसा हमें पता है, मक्का में पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म हुआ और मदीना में उनकी मृत्यु हुई। यानी सऊदी अरेबिया इस्लाम का प्रमुख केंद्र है, यानी इस्लाम का प्रमुख केंद्र हो गया सऊदी अरेबिया, मक्का और मदीना। तो यहाँ पर जब प्रॉफेट मोहम्मद 8 जून 632 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु होगी प्रॉफेट साहब की, तब मृत्यु होने के बाद इस्लाम को आगे कैसे लेके जाया जाए, इसके लिए एक पद बनाया गया जिसका नाम था खलीफा। ये खलीफा को खैलीफेट या इसका प्रोनाउंसिएशन कैलिफा भी कहते हैं इसमें, लेकिन हम खलीफा वर्ड क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि ये दोनों ही एक्सेप्टेड है, कैलिफेट भी है, खलीफा भी है। क्योंकि भारत में हमें पता होगा इसमें खिलाफत आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन, तो ये खलीफा और खिलाफत, इनको हम दो जोड़ के पढ़ें तो हम कंफ्यूज वहाँ पर भी नहीं होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर खलीफा वर्ड का यूज़ किया है, कैलिफेट वर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो हम यहाँ पर खलीफा की बात कर रहे हैं। तो खलीफा किसके उत्तराधिकारी हो गए? पैगंबर साहब के बाद
उनके धर्म का आगे प्रसार जो करेगा उसको खलीफा कहा गया। और उनके बाद 4 ऐसे खलीफा हुए जो निर्विवादित थे, उनके सक्सेसर माने गए। कौन कौन से खलीफा थे? अबू बकर, एग्जाम का क्वेश्चन, पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। नंबर 2 उमर इब्न खत्ताब, उमर इब्न खत्ताब, खत्ताब KHATTAB, खत्ताब, वीडियोज़ में कभी कभी नहीं दिखते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है उथमान, तीसरा नंबर का उथमान, और चौथे नंबर का अली। ये 4 ही खलीफा हैं जो कि निर्विवादित थे। इसके बाद इस्लाम में शिया और सुन्नी 2 अलग अलग समूह बन गए और फिर इन्होंने अपने सक्सेसरशिप को लेकर जो है संघर्ष की शुरुआत कर ली। और बाद के खलीफा जो है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितना इनका अस्तित्व बना रहा। इसके बाद के खलीफा में 8वें नंबर का खलीफा जो कि बगदाद में था, जिसका नाम था अल मुतासिम। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अल मुतासिम, और बगदाद आ जाता है। इस समय कुछ ऐसी घटना हुई जिसने मेडाइवल हिस्ट्री को जन्म देने की शुरुआत की। मेडाइवल हिस्ट्री हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो भारत में तुर्की राज की स्थापना कहते हैं। तुर्की राज, भारत में वो टर्किश थे जिन्होंने इन्वेड किया। और भारत में मोहम्मद गौरी एक टर्किश था, और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी। तुर्की वर्ड ज़रूर ध्यान रखना हमें। तो अल मुतासिम जो है खलीफा जो बगदाद का था, उस समय कुछ ऐसी घटना घटी जिसने कि भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। क्या घटना थी ये? सबसे पहली बात है, अल मुतासिम ने देखा कि उनके जो प्रैक्टिसेस थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, एक से अधिक विवाह करने की जो बात थी उनमें, तो एक से अधिक विवाह करने पर संतानें भी अधिक होती थी। और अलग अलग संतानें होने के कारण सभी खलीफा पद के लिए क्लेम करने लगे। यानी उनकी जितनी भी बीवियां होती थी, उन सारे बीवियों के बच्चे जो है चाहते थे कि मैं भी उसका उत्तराधिकारी बनूं। ऐसा कोई रूल पैटर्न नहीं था कि वो बड़े का ही बनेगा। तो ये वाला रूल पैटर्न ना होने के कारण खलीफा ने अपने पद की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता था ये कि खलीफा का पद अपने आप में ही विवादित हो जाता था। खलीफा के जो उत्तराधिकारी थे आपस में संघर्ष करके उसके पावर को डिमिनिश करते थे, उसके जो निर्णय होते थे उसको विवादित बना देते थे। तो इसलिए खलीफा ने अपने पद की रक्षा के लिए, जो अपने डिसीजन लेगा उसको पूरी तरह से वैलिडेट करने के लिए, उसने पहली बार इतिहास में अपनी एक सेना रखने की शुरुआत की। और उसने सेना कहाँ से ली? उसने सेना ली टर्की से। ये तुर्की से सेना क्यों ली? क्योंकि तुर्की के घुड़सवार होते थे, काफ़ी अच्छे योद्धा होते थे, और इनकी युद्ध कला जो है काफ़ी पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा अधिक जानी जाती थी। तो उसने तुर्की के कुछ घुड़सवार मंगाए और उनकी एक सेना बनाई। और सेना मंगाने के बाद उसने अपनी रक्षा और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यवस्था स्थापित कर दी। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जब टर्की से आने वाले ये सैनिक थे, जब इसके पहली बार इनके सेनापति कह सकते हैं, इनको इनके अंगरक्षक कह सकते हैं, इसमें जब ये स्थापित हो गए, तब उन्होंने खुद ही इस बात को रियलाइज़ किया कि खलीफा जो है एक्चुअली जो रिलीजियस डिसीजन दे रहे हैं इसमें एक्चुअली खुद ही विवादित हैं, क्योंकि इनके आपस के कन्फ्लिक्ट ही बहुत बड़े हैं। ऐसे ही कन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाकर एक टर्किश था, एक तुर्की जो सेनापति था जिसका नाम था अल्पतगीन, दोबारा सुनेंगे, अल्पतगीन। अल्पतगीन ने अपने आप को सेपरेट किया, बगदाद से सेपरेट किया और अपने एक अलग साम्राज्य की स्थापना करने की नींव रखी। देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात है, अल्पतगीन ने ऐसा करने की सोच तो ली, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं बना। वास्तविक संस्थापक इसका अपना दामाद, सन इन लॉ, जिसका नाम था सुबुतगीन। हम देख रहे हैं, मैंने इसको नाम को लिखा है अल्पतगीन, जिसने इसी तुर्की सेना का ही कमांडर था, जिसने खलीफा के अपने महलों के झगड़े, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए इन्होंने सोचा कि हम जो है यहाँ पर अपने अलग अंपायर को बनाएं और मैं इनके लिए जो काम कर रहा हूँ खुद अपने लिए काम करूँगा, हमारी टेरिटरी और बड़ी होगी। तो अल्पतगीन नाम का पहला ऐसा सेनापति था जिसने अपने अलग साम्राज्य की बात कही। इसके बाद इसके दामाद सन इन लॉ यानी सुबुतगीन जो है, इसका बेटा नहीं था, सन इन लॉ था, सुबुतगीन ने गजनी साम्राज्य की नींव रखी। गजनी साम्राज्य अल्पतगीन ने स्थापित किया था, लेकिन वास्तविक फाउंडर जो था वो सुबुतगीन था। ऐसे वर्ड एग्जाम में थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा, अल्पतगीन ने सोचा ज़रूर था, लेकिन वो अलग और इंडिपेंडेंट रूलर नहीं बना था। उसने सिर्फ ऐसी योजना बनाई थी, इसके लिए उसने अपने आप को सेपरेट नहीं किया था। वो फिर भी खलीफाओं के साथ था, लेकिन सुबुतगीन ने अपने आप को सेपरेट किया और एक सेपरेट पावर के रूप में गजनी एम्पायर की स्थापना। ये गजनी कहाँ पर है? इसमें ये गजनी हमारा भारत के उत्तर
पश्चिम में अफगानिस्तान का एक छोटा भाग है गजनी, वहाँ पर इसको स्थापित किया। लेकिन इसका सबसे प्रमुख जो शासक था उसका नाम था महमूद गजनी। जब महमूद गजनी भारत में नाम आता है इसमें, तो महमूद गजनवी को भारत में बहुत सारे युद्धों के नाम से जानते हैं। जब महमूद गजनवी आता है तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जो एग्ज़ाम के इंडिस्पेंसिबल और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के पार्ट में कौन कौन से हैं, इसको मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में बनाया। तो हम देखेंगे जब महमूद गजनवी की बात हम करेंगे इसमें, तो भारत में वो पहला ऐसा शासक था जिसने 17 बार हमले किए। भारत में हमले करने के 2 कारण थे। सबसे पहला कारण था कि भारत में धन लूटना, क्योंकि मध्य एशिया में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था और भारत में धन लूटकर वो विस्तार करता। और दूसरा उसका कारण था इस्लाम धर्म का भी स्थापना करना। हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना होगा, मोहम्मद गजनी जो था ये पहला ऐसा शासक था जिसे सुल्तान की पदवी मिली। इससे पहले सुल्तान की पदवी भारत में किसी भी शासक को नहीं मिली थी। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान। तो भारत में सुल्तान के साथ 17 बार हमले किए। पहला उद्देश्य धन लूटना, दूसरा उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना। नेक्स्ट, इन युद्धों में कौन से युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको पूछा जाता है एग्जाम में? सबसे पहले 1001 में बैटल ऑफ वाहिंद। बैटल ऑफ वाहिंद जो है आपका, ये वर्तमान के पाकिस्तान रीजन में पड़ता है, पेशावर के उधर पड़ता है आपका ये। और बैटल ऑफ वाहिंद में जब इसने युद्ध किया तो उस समय एक हिंदू शासक था, शाही वंश का शासक था, जिसका नाम था जयपाल। जयपाल देखेंगे इसमें, ये भी एग्जाम में पूछा था। वाहिंद का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ? जयपाल का युद्ध हुआ। जयपाल के साथ एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा कहानी सुनेंगे ज़रा इसमें। इस युद्ध में जयपाल का जो हाथी था, युद्ध में लड़ते हुए वो भाग गया और इस कारण से उसको काफ़ी इंसल्ट फील हुआ, उसकी सेना भी हार गई और उसने फिर सुसाइड कमिट कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ जयपाल की। तो जयपाल का हाथी जो है युद्ध में, बहुत सारे युद्ध के घोड़े जो थे उनको देखने के बाद शायद वो एक्सपीरियंस नहीं हो, तो वो युद्ध में वापस भाग गया, जिसके कारण उसकी सेना भी पूरी रिटर्न बैक हो गई इसमें। तो रिटर्न होने के कारण जो है युद्ध में हारने के बाद वो काफ़ी ह्यूमिलिएट हुआ, ग्लानि हुई और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो जयपाल के साथ बैटल ऑफ वाहिंद जुड़ता है, ये कहानी है इसमें। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है इसमें, सोमनाथ के मंदिर पर हमला। सोमनाथ के मंदिर पर हमला 1025 ईस्वी में किया गया। सोमनाथ का मंदिर आपका गुजरात में है, देखेंगे हम इसमें, गुजरात में है ये। और गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया गया। सोमनाथ का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर पर हमला करने के बाद इसने लगभग 10,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया और जितनी संपत्ति थी मंदिर की वो पूरी तरह से लूट कर ले गया। सोमनाथ का मंदिर भारतीय इतिहास की एक इम्पॉर्टेंट घटना है जिसको लूटा गया इसमें। ऐसा कहा जाता है शिवलिंग को भी उसने तोड़ दिया सोमनाथ के मंदिर पर। शिवलिंग जो है शिव धर्म से जुड़ा हुआ है और इसलिए पूछा भी गया है एक बार कि सोमनाथ का मंदिर कौन से धर्म को समर्पित है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, सोमनाथ के मंदिर के बाद भारत पर इसका जो आक्रमण था, जो अंतिम आक्रमण था 1027 में था। कौन कौन से हमने आक्रमण पढ़ने हैं? महमूद गजनवी के साथ नंबर 1 पढ़ना है बैटल ऑफ वाहिंद 1001 में, दूसरा 1025 में वाहिंद का युद्ध, सोमनाथ का प्लंडरिंग, सोमनाथ के मंदिर को लूटना। नेक्स्ट है 1027 वाला। ये 1027 में भारत पर उसका अंतिम हमला था। ये अंतिम हमला जो है विशेषकर लूटने के लिए नहीं था। जब सोमनाथ के मंदिर से वो धन लूट कर ले जा रहा था, तब इसके पीछे हरियाणा के बहुत सारे जो ट्राइबल थे, जिनको खोकर कहा जाता है, जाट जो कहा जाता है इसमें, तो इन जाटों ने उस धन को लूटने की कोशिश की थी, कुछ हद तक सफल भी हुए थे, जिसके कारण 1027 में जो महमूद गजनवी का हमला था वो जाटों के विरुद्ध था। ये एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो 1027 के बारे में भी हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा 1030 में उसकी मृत्यु हो गई और 1030 में मृत्यु जब हुई तो वो 58 ईयर्स का था। और ये सेंट्रल एशिया जो है एक तरह से गजनी के बाद, महमूद गजनी के बाद एक तरह से वैक्यूम की तरफ चला गया। हालांकि इसके बाद में रूलर्स थे, लेकिन वो नाम मात्र के रूरल थे। और गजनी एम्पायर का अंतिम शासक मैंने लिखा हुआ है इसमें, आप देखेंगे इसमें, गजनी एम्पायर का अंतिम शासक जो था बहराम शाह था और बहराम शाह के साथ ये वंश खत्म हो गया। अब यहाँ पर गजनी एम्पायर जो है इसके वैक्यूम का जो क्रिएट हुआ महमूद गजनवी के मरने के बाद, तो इसके जो सबॉर्डिनेट्स थे, इनके जो जूनियर पावर्स में थे, उसमें गौर थे, गौर वंश था। ये गौर वंश जो है अब धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे हैं और ये गौर वंश ने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए भारत की तरफ रुख किया। ये भारत की तरफ क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि उनको गजनी के हमले से पता चल गया कि भारत में बहुत सारा धन है और इस धन में के साथ समृद्धि भी है। गौर वंश का भारत में आने का दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न था कि सेंट्रल एशिया जो है
उसमें बहुत सारे शासक अब गजनी साम्राज्य और सेंट्रल एशिया के लिए कन्फ्लिक्टेड थे और गौर अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते थे रूल में, जिसके कारण वो भारत की तरफ आए। और भारत की तरफ आने के बाद उन्होंने भारत में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम अभी बात करेंगे गौरी रूल और भारत में आने के बाद उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स थे। मोहम्मद गौरी क्योंकि संसबानी वंश से संबंधित था, इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछा गया। संसबानी वंश से कौन संबंधित था? मोहम्मद गौरी। और गजनवी किससे संबंधित था? ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। गजनवी, मोहम्मद गजनवी किससे संबंधित था इसमें, और संसबानी वंश से कौन संबंधित था इसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें किताबुल यामिनी जो लिखा हुआ है, ये यामिनी जो है ये महमूद गजनवी यामिनी वंश से संबंधित था। और संसबानी वंश से संबंधित जो था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको हेल्प होगा इसमें। यामिनी में आपको गजनी, महमूद गजनी की बात कर रहा हूँ, एंड सुबुतगीन, ये दोनों के बारे में जानकारी किताबुल यामिनी में मिलती है। तो ये कौन से वंश से था? यामिनी वंश से था। ये गजनी यामिनी वंश से था और गौरी कौन सा था? संसबानी वंश से था। तो अब गौर ने जो है सेंट्रल एशिया पर अपने अधिकार को एक तरह से सोचा कि ये कन्फ्लिक्टेड है, मुझे थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए इसमें। भारत की ओर रुख किया क्योंकि भारत में पैसा था, भारत से पैसा लेकर वो अपने आप को स्टेब्लिश कर सकता था। इसलिए जो है गौर वंश ने भारत की ओर रुख किया। तो भारत में कौन कौन से उसके कन्फ्लिक्ट्स थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो ज़रा हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले जो था 1178 में सबसे इम्पॉर्टेंट युद्ध है। 1178 में जो है उसने भारत के पश्चिमी भाग पे गुजरात के सेक्शन में हमला किया। ये गुजरात के सेक्शन में हमला किया ये, और उस समय गुजरात में चालुक्य वंश के शासक थे। चालुक्य वंश के शासक ने इसका विरोध किया और भीम सेकंड ने जो है इसको हरा दिया। भीम सेकंड, चालुक्य वंश के राजा ने इसको, गौरी को हरा दिया। हराने के बाद जो है ये अपने आप को उसने दोबारा सेटबैक किया, दोबारा अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन किया, और फिर इसने इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े जो कि एग्ज़ाम में रटे हुए क्वेश्चन आते हैं इसमें। नंबर 1 1191 में बैटल ऑफ तराइन, नंबर 2 1192 में बैटल ऑफ तराइन 2, और 1194 में चंदवाड़ का युद्ध। तो चंदावड़ का युद्ध 3 ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो हम यहाँ से मोहम्मद गौरी के साथ 1191 का तराइन का पहला युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में लड़ा गया, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। फिर दोबारा उसने अपनी सेना बनाई, दोबारा 1192 में सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय में आया वो, और इस बार पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया क्योंकि उसके साथ राजपूत शासक यूनाइटेड नहीं थे। इस युद्ध में हार गया और बाद में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया। और बाद में 1194 में मोहम्मद गौरी ने भारतीय इतिहास का एक इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा जिसका नाम था चंदवाड़ा का युद्ध। अब तराइन कहाँ पर है? तराइन आपका हरियाणा में, और चंदवाड़ा कहाँ पर है? ये है आपका कन्नौज में। तो कन्नौज और हरियाणा ये दोनों ही वर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तराइन कहाँ पर वर्तमान में है? हरियाणा में। चंदवाड़ा का युद्ध कहाँ पर हुआ? तो वर्तमान के कन्नौज में हुआ। जयचंद उसका शासक था। दोनों ये सभी युद्धों में मोहम्मद गौरी जीत गया, और जीतने के बाद यहाँ पर अब उसने अपने मिलिट्री कमांडर्स रखे। भारत में उसके मिलिट्री कमांडर्स के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो अपने 3 सेनापतियों के साथ आया। कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुबाचा। तो बाकियों के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में आया, जब था वो, उसने भारत की टेरिटरी कहा कि आप यहाँ से रेवेन्यूज़ लीजिए, और वो अपने सेंट्रल एशिया में गजनी एम्पायर जो था उसको दोबारा क्लेम करने के लिए अपने आप को युद्धों में एंगेज रखता था वो, और भारत से संपत्ति लेने का काम करता था। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि भारत को इनडायरेक्टली किसका शासन दे दिया गया? ऐबक को। यल्दौज कुबाचा को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि वो भारतीय इतिहास के भाग अभी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कि भारत के ऊपर कुतुबुद्दीन को रख दिया गया, और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई एक युद्ध में, खोखरों के युद्ध 1206 में। तो 1206 में मृत्यु होने के बाद इन सेनापतियों ने जो जो टेरिटरी उनको मिली थी उस टेरिटरी के वो शासक हो गए। तो भारत किसको मिला? भारत मिला है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और भारत में क्योंकि वो एक गुलाम था गौरी का, गुलाम वंश की स्थापना हो गई। इस तरीके से मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है, और मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत में
जैसे कि हमने पढ़ा किस तरह से और क्यों आक्रमण हुए इसमें। अब भारत में गुलाम वंश की स्थापना हो गई, तो पूरा मेडाइवल पीरियड कितने भाग में पढ़ेंगे इसमें, ये तो एक अलग चैप्टर है इसमें। फिर भी मैं आपको बता दूं, पूरे मेडाइवल पीरियड में सल्तनत युग और मुग़ल युग को पढ़ा जाता है। सल्तनत युग के 32 शासक हैं जिसको सुल्तान कहा जाता है, और मुग़ल युग के शासकों को बादशाह कहा जाता है जिनकी संख्या 17 है। तो इन सभी शासकों की जानकारी जो है बहुत आसानी से किताबों में मिलती है। इसके ऊपर हम बाद में अच्छे से वीडियो बात करेंगे इसमें। लेकिन ये मेडाइवल हिस्ट्री शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुआ, कैसे आए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप इसके सीक्वेंस को समझ जाएं, थोड़ा सा शॉर्ट में रिकॉल करता हूँ। सेंट्रल एशिया में इस्लाम की स्थापना होना और इस्लाम के प्रचार के लिए संघर्ष होने से मध्यकालीन इतिहास की नींव पड़ी, जिसमें पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में किया गया। 712 में हमले के बाद उसके बाद तुर्की सेना स्थापित हुई खलीफा के लिए, और बाद में इसी तुर्की सेना का सेनापति जो था अल्पतगीन, उसने एक अलग साम्राज्य की नींव रखी जिसको सुबुतगीन के नाम से गजनी साम्राज्य में जाना गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक महमूद गजनी था, और इसने भारत पर 17 बार हमले किए, यानी भारत को कन्क्वेड करना शुरू कर दिया। अब भारत के इतिहास जो है, भारत के जो रूलर्स हैं, एक तरह से वो डिस्टेबलाइज्ड हो चुके हैं, और भारत में 17 बार हमले के बाद अब भारत के रूलर्स पूरे कमज़ोर हो चुके हैं। गजनी के जाने के बाद गौर ने इसका फ़ायदा उठाया, और गौर ने भारतीय शासकों को रिप्लेस करके यहाँ पर जो अपनी रूल इस्टेब्लिश की, उसमें रूलर्स को सुल्तान कहा जाता था, और सल्तनत पीरियड की स्थापना हो गई। तो सल्तनत पीरियड और मुग़ल पीरियड मेडाइवल का 2 पार्ट है आपका, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कम रहते हैं क्योंकि बहुत ही इजी अप्रोच है, और इसके बहुत सारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको किताब में मिलेंगे, लेकिन ये वाली चीज़ बहुत कम मिलेगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इसमें, और आगे हम कुछ और ऐसे टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के लेक्चर वीडियोस बनाएंगे जिसको आप एंजॉय करेंगे इसमें। आप में से जो भी कैंडिडेट जो हैं, जो भी अभी तक सब्सक्रिप्शन में नहीं आए हुए हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसमें, ताकि आपके वीडियोस जो हैं अपडेट्स आपको मिलते रहें इसमें। ओके, थैंक यू।